तो जिनमें वेलकम बैक फॉर द थर्ड एंड द लास्ट सेशन। हम बात कर रहे हैं रिस्क की, और रिस्क की डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये ट्रेंड्स, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से। तो एक तो हमने कहा कि साइट स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, जैसे वर्क एट हाइट है, उसमें उस हैजरियस एक्टिविटी में रिस्क हो सकती है। वॉकिंग वॉकिंग सर्विसेज के अंदर रिस्क हो सकती है, फाइल में रिस्क हो सकती है। इसी तरह मतलब है कि और जो एक्टिविटीज या सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर रिस्क मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लेवल के रिस्क भी होते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल का रिस्क मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, ऑपरेशनल रिस्क होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क जो आपकी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, मसलन अगर आपका कोई डिपार्टमेंट चल रहा है, उसके अंदर प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, या आपकी ट्रांसपोर्ट है तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा प्रोसेस है। और ये जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं इसकी बेस के ऊपर तो पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी की अलग फील्ड बन गई है, जिसको हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑपरेशनल रिस्क भी कंट्रोल करना हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर्स के या मैनेजर्स के जिम्मे में आता है। फाइनेंशियल रिस्क यूजुअली ये जो फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मतलब है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के बजट की फाइनेंशियल रिस्क होती है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोग कंट्रोल करते हैं। कंप्लाइंस मतलब अगर आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं तो उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं, बाज़ का आप कोई गवर्नमेंट का लॉ जो है उसको वायलेट कर देते हैं। तो अगर उस तरह का कोई रिस्क आपके यहाँ मौजूद है तो उसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क की बात आ चुकी है, एनवायरमेंटल रिस्क का आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है। अच्छा, आगे हम चलते हैं रिस्क कैलकुलेशन के ऊपर। ठीक है। अभी तक हमारे साथ सिर्फ अवैस ही जो है वो आए हैं, चले बाकी आ जाते हैं वरना रिकॉर्डिंग पे चल रही है। रिस्क कैलकुलेशन की अगर बात करें तो रिस्क कैलकुलेट, जैसे हमने बताया ना कि रिस्क को जब हम असेस करते हैं तो उसको आप कैलकुलेट करके ही एवेलुएट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो मेथड होते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में हम रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ जज करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन के थ्रू अंदाजा लगाते हैं, ठीक है ना। जबकि ये जो क्वांटिटेटिव होता है इसके अंदर हम रिस्क को कैलकुलेट करते हैं थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसको कहते हैं रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई बाय उसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। So risk calculation involves quantifying the potential for loss or harm by estimating the probability of an undesirable event occurring and the consequences of severity of its impact. There are several methods and approaches used to calculate risk depending on the context and the availability of the data. जो जितना ज्यादा सीनियर लेवल होता है उसके अंदर और टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है रिस्क कैलकुलेट करने की, लेकिन यूजुअली आपके लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे या मिड लेवल पे जो रिस्क कैलकुलेशन होती है वो थ्रू मैट्रिक्स ही होती है। रिस्क कैलकुलेशन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं ये, इस तरह का एक ग्राफ होता है जो आप यूज करते हैं अपनी रिस्क की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसको हम रिस्क मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये मैट्रिक्स जो है ये 3 स्केल मैट्रिक्स भी हो सकता है, 5 स्केल मैट्रिक्स भी हो सकता है, 10 स्केल भी हो सकता है, 15 स्केल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ योर रिस्क। मतलब आप रिस्क को किस लेवल तक असेस करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आप मैट्रिक्स जो है अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिस्क, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये इस तरह मतलब आप एक्स एक्सिस के ऊपर सिविरिटी को ले लेते हैं और लाइकलीहुड को वाई एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इनको कुछ मतलब है कि आप जो है वो पहले तो मतलब उनके लेवल जो डिटरमिन करते हैं, मसलन सिविरिटी का एक लेवल है जिसको हम नेग्लेजिबल कहते हैं, दूसरा लेवल है माइनर, तीसरा लेवल है मॉडरेट, चौथा लेवल है मेजर, पांचवा है कैटास्ट्रॉफिक। ये लेवल ऑफ सिविरिटी हम डिटरमिन कर लिए, मतलब जरूरी नहीं कि यही अल्फाज आप इनको दें, आप अल्फाज चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे यही प्रैक्टिस में आते हैं। लाइकलीहुड में देखें आप, जो मिनिमम लेवल है उसको हमने रेयर कहा है, उसके ऊपर जो लेवल है उसको अनलाइकली कहा है, उससे ऊपर जो लेवल है उसको पॉसिबल, उससे ऊपर जो है लाइकली, और उससे ऊपर ऑलमोस्ट सर्टन। मतलब तो उसको हमने कुछ डिजिट्स डिनोट कर दिए। मसलन लाइकलीहुड में रेयर को हमने एक नंबर दिया है, ठीक है।
अनलाइकली को हमने 2 नंबर दिए हैं, पॉसिबल को हमने 3 नंबर दिए। जो जो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है लाइक्लीहुड का, उसके नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस पे हम आए सिविरिटी की, तो इसका आप देखें, निग्लिजिबल को हमने 1 नंबर दिया है, माइनर को 2 दिए हैं, मॉडरेट को 3 दिए हैं, मेजर को 4 और कैटास्ट्रॉफिक को 5 दिए हैं। ठीक है ना। अब इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं हम, लाइवलीहुड को मल्टीप्लाई करते हैं सिविरिटी के साथ, तो उसका लेवल निकल रहा है। 2 × 2 4 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा, 2 × 4 8 आ जाएगा, और 2 × 5 10 आ जाएगा। तो इस तरह मतलब एक साइड पे आप देखिए सिविरिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, नीचे से ऊपर होता जा रहा है, और अप एंड डाउन मतलब वाई एक्सिस के ऊपर आप देखें नीचे से ऊपर की तरफ आपका जो लाइक्लीहुड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब जो जो सिविरिटी बढ़ती जा रही है मतलब आपका जो जो लाइक्लीहुड बढ़ती जा रही है, सिविरिटी भी बढ़ती जा रही है। अब आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि मसलन अगर फर्ज करें कोई आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर आप रिस्क जब कैलकुलेट करते हैं तो आप ये डिटरमिन करते हैं कि इसके हादसे के वाकया होने का चांस कितना है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको वर्क एट हाइट की मिसाल दी। मसलन अगर तमाम लोग ट्रेंड है, वर्क एट हाइट का प्लेटफॉर्म भी मजबूत है, ठीक है, और वर्क एट हाइट जो है वो सुपरविजन भी हो रही है उसकी, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें लाइक्लीहुड जो है वो मतलब अनलाइकली होगी ना, मतलब उसकी लाइक्लीहुड जो है वो अनलाइकली होगी, मतलब लेवल 2 पे होगी, क्योंकि वो सारे निगेट्स लिए हुए हैं। और उसकी सिविरिटी सिविरिटी कैसी होगी डिटरमिन करेगी उसकी हाइट से। मसलन अगर 10 फुट की हाइट है तो उसमें अगर कोई खुदा रास्ता गिरता है तो उसकी जो सिविरिटी है वो माइनर लेवल की होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ही 50 फीट की हाइट हो जाती है तो हो सकता है उसकी जो सिविरिटी है वो मॉडरेट लेवल की हो जाए, ठीक है ना। उसको हम मसलन अगर आप लाइक्लीहुड को मिसाल के तौर पे जो है वो लाइक्लीहुड को 2 नंबर देते हैं, और सिविरिटी को आप जो है वो 3 नंबर दे देते हैं मिसाल के तौर पे कि वो मॉडरेट है। 3 को मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 6 आएगा ना। अब 6 आप देखें कि कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है ना। यानी 2 प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करके तीसरी प्रोडक्ट हम अचीव करते हैं, और उससे हम लेवल ऑफ रिस्क, आप देखें जितने भी ग्रीन बॉक्सेस हैं आपके सामने, ये जो लेवल्स हैं ये बेसिकली लो लेवल के रिस्क हैं, ये एक्सेप्टेबल लेवल के रिस्क हैं। लेकिन जब हम येलो वाले बॉक्सेस के अंदर एंटर हो गए हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो मीडियम लेवल पे हो गया। अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क 10 है, 8 है, 12 है, 9 है, 12 है, 8 है, 10 है, यानी येलो बॉक्सेस के अंदर अगर वो फॉल कर रहा है आपका रिस्क का लेवल ओवरऑल जो आपने कैलकुलेट करके मतलब डिटरमिन किया है, तो फिर इसका मतलब है कि लेवल आपका जो मीडियम पे चला गया, और यहाँ पे आपको कंट्रोल मेजर लेने की इमीडिएटली जरूरत है। वही लेवल मिसाल के तौर पे आप देखें कि लाइक्लीहुड है आपकी 5 किसी भी हैजर्ड के रिस्क के अंदर हादसा होने की लाइक्लीहुड है आपकी 5, और इसी तरह सिविरिटी भी उसकी 5 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 देखिए आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, आप देखिए बिल्कुल एंड पे, यानी रेड वाले खाने के अंदर वो फॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका रिस्क लेवल 25 है, ये भी हो सकता है कि आपकी जो लाइक्लीहुड है वो मतलब है कि 5 हो, लेकिन सिविरिटी हो सकता है आपकी 3 हो। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा ना, 15, फिर भी वो 15 वाला जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो भी हाई लेवल में है, हाई वाले बॉक्स में है। तो वहां पे आपको काम को रोकना होता है, जहाँ पे लेवल ऑफ रिस्क जो है वो अपनी हाईएस्ट उस पे चला जाता है, अनएक्सेप्टेबल लेवल पे चला जाता है। तो उसको हम जब तक काम को रोके ना और उसको क्लियर ना करें, रिस्क को डाउन ना करें, तब तक काम दोबारा शुरू नहीं किया जाता। ठीक है जी। जी, हैदर अली और अवैस, आपको इस रिस्क कैलकुलेटेड मैट्रिक्स की समझ आ रही है ना, इसका जो मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। चलें, गुड, आगे चलते हैं। दी रोल ऑफ OHS प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली इसके ऊपर तो हम मुसलसल बात करते ही रहते हैं। स्पेसिफिक टू रिस्क अगर हम देखें तो क्या है कि जी, प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट।
ये मतलब है कि अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करते हैं, रिस्क असेसमेंट्स करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, फैसिलिटेट इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्योंकि आपको पता है कि रिस्क असेसमेंट करनी कैसे है, और आपको कंट्रोल मेजर्स का भी पता है, आपको रीजनेबली प्रैक्टिकेबल का भी आइडिया पता है, क्योंकि आपको बता दिया गया, आपको किसी ट्रेनर ने इन्फॉर्म कर दिया, बता दिया है कि आप जब रिस्क कंट्रोल मेजर्स करते हैं तो वो रीजनेबली प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। इसलिए आप इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मसलन वो वाली मैनेजमेंट करते हैं जो आपकी फैक्ट्री के मुफाद में होती है, ठीक है। आप अपने देखें, एक चीज हमेशा याद रखें, जो भी फैक्ट्री मालिकान होते हैं ना, जितने भी बिजनेसेस हैं दुनिया में, उनका एक कॉमन गोल होता है सब बिजनेसेस का, वो क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बगैर नहीं चल सकता, हर बंदा इस चीज को समझता है, ठीक है ना। तो अगर आपका आपकी जो मैनेजमेंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मतलब अगर आप एक छोटे से रिस्क कंट्रोल करने के लिए कंपनी का बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस करवा देते हैं, तो क्या आप यूजफुल होंगे? क्या आप इफेक्टिव होंगे? नो। कोई भी आपको इस सिचुएशन में पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है? रीजनेबली प्रैक्टिकेबल वाले फॉर्मूले के ऊपर अमल करना है, जो कि बताया जाता है, पढ़ाया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। कि जो भी आपने कंट्रोल में, आपके पास ऑप्शन है ना, हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है, उसके ऊपर हम डिटेल से, हमारा पूरा एक लास्ट वाला जो सेशन है वो होगा भी रिस्क कंट्रोल मेजर्स के ऊपर है। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि थोड़ी सी हमारे जो है ना सिलेबस के अंदर चेंज है, और वो एक्चुअली इसलिए है कि मतलब जो सेफ्टी प्रोग्राम है ना, हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम, वो बेसिकली इस लेवल पे जो है ना वो नहीं, मतलब है कि ज्यादा सूट करता। तो इसलिए मैंने मशवरा करके पाकिस्तान सेफ्टी काउंसिल से उसमें थोड़ी चेंजिंग की है। अब आपका जो कल और परसों का सेशन होगा, उसका टॉपिक जो है वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि हम जो इंस्पेक्शंस हैं, हेल्थ सेफ्टी की इंस्पेक्शंस और चेक लिस्ट जो है, उसके ऊपर डिटेल से हम अगले दो इंशाल्लाह, कल का और परसों का जो सेशन होगा हमारा, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह लर्निंग करेंगे, और फाइनल हमारा जो सेशन होगा वो होगा इसके ऊपर, कंट्रोल मेजर्स के ऊपर, ठीक है जी। तो ये करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिपरेशन और ब्रिज गैप बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ठीक है। आप उनके दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करते हैं। मैनेजमेंट जो है वो कह रही होती है कि यार खर्चा बचाओ, ये करो वो करो, वर्कर्स जो है उनकी जान में बनी होती है, वो कहते हैं हमें मुश्किलात से बचाओ, हमें हैजर्ड से बचाओ, रिस्क से बचाओ। तो इनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना जो है वो भी वो सच प्रोफेशनल जो होता है उसका रोल होता है, ठीक है जी। अब अगर हम हाँ जी, अब आगे हमारे पास एक प्रैक्टिस है, तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अभी हैदर अली हैं और अवैस हैं, अली हैदर तो आए नहीं है अभी, चलें मर्जी उनकी। बहरहाल हम एक प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं। आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं? मेरे साथ मिलके आपने प्रैक्टिस जी करनी है। सर जी। चलो गुड। इसको मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और नई स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ, ताकि आप हम मिलकर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। ठीक हो गया। जी हैदर अली और अवैस, मुझे काइंडली कंफर्म करें कि नई स्क्रीन जो मैंने आपसे शेयर की है वो आप तक पहुंच रही है, रिस्क असेसमेंट कैलकुलेटर के नाम जी से। सर, नजर आ रही है सर। अच्छा, ये बड़ा इफेक्टिव और बड़ा जबरदस्त टूल है, और बड़ा इजी बना देता है आपके काम को, ठीक है। बजाय इसके कि आप अंदाजे लगाते रहें और मतलब है कि इधर उधर जो है वो अननेसेसरी प्रैक्टिस करते रहें, आप इस टूल की मदद से अपने रिस्क को बड़े प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा था ना कि रिस्क कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर आपने एक हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है, हैजर्डियस सब्सटेंस का, हैजर्डियस सब्सटेंस है कोई आपका, मसलन डस्ट है, डस्ट आपने एक जो है वो हैजर्ड आइडेंटिफाई किया है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई रिस्क मौजूद है या नहीं है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी लाइक्लीहुड को कैलकुलेट करेंगे। अब लाइक्लीहुड में हमारे पास तीन ऑप्शंस है, तीन मेन ऑप्शंस है। जिस तरह वो रिस्क कैलकुलेशन का मैट्रिक्स था ना, इसी तरह ये भी मैट्रिक्स ही है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ नहीं बना हुआ, सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन चीज वही है।
अब इसमें तीन मेन ऑप्शंस हैं, रेयर, ओकेजनल एंड फ्रीक्वेंट। अब रेयर में आगे फर्दर तीन ऑप्शन है कि आपका जो डस्ट से नुकसान है वो क्या रेयर है मतलब इम्पॉसिबल है, या रिमोट है, या अनलाइकली है, या ओकेजनल है मतलब कभी कभार होता है, पॉसिबल है, अनयूजुअल है, या नॉन है, ठीक है ना, या फ्रीक्वेंट है मतलब रेगुलर बेसिस के ऊपर उस डस्ट से नुकसान हो रहा है, आपके लोगों को मुसलसल खांसी हो रही है, मुसलसल जो है वो सांस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर तो वो फ्रीक्वेंट हो रहे हैं मतलब तो हम ये जो फ्रीक्वेंट अगर डस्ट से लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इसमें से कोई ऑप्शन चूज करेंगे। मतलब लाइकली है, मिसाल के तौर हम कहते हैं जी कि डस्ट से जो है वो फ्रीक्वेंट है, मतलब है कि लॉसेस हो रहे हैं, उससे सिम्टम्स आ रहे हैं, लोग खांस रहे हैं, लोगों के मतलब है पेन, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके सांस में प्रॉब्लम है डस्ट की वजह से, हम कहते हैं ये लाइकली है, ठीक है ना। अब इसकी सिविरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं हम। सिविरिटी में भी इसी तरह तीन मेन ऑप्शंस हैं कि स्लाइट, मॉडरेट और एक्सट्रीम। स्लाइट में यह है कि आपकी जो मतलब कॉन्सिक्वेंस है इनसिग्निफिकेंट है, और उसके बाद माइनर इंसिडेंट है और माइनर मतलब इंजरी है, इसके बाद मॉडरेट में हेल्थ डैमेज है, इंजरी है, मल्टीपल इंजरीज है, एक्सट्रीम में सीरियस इंजरी है, फेटल है, मल्टीपल फेटालिटीज है। अब आप देखें कि डस्ट की वजह से लाइकलीहुड तो आपने डिटरमिन कर ली कि वो लाइकली भी है। अब आप देखें कि उससे मतलब है कि इमीडिएटली उससे क्या मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मॉडरेट है या कि एक्सट्रीम है। मसलन अगर तो मतलब है कि नॉर्मल खांसी वांसी होती है लोगों को और थोड़ी बहुत हेल्थ डैमेज होती है, एक दो दिन के लिए गैर हाजिर रहते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर तो उसको हम कहेंगे मॉडरेट हेल्थ डैमेज। अगर कोई मतलब इंजरी हो गई है, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई है, मसलन उसकी वजह से उनके नाक में खून आना शुरू हो गया है, या कोई इस टाइप की कोई फिजिकल चीज नजर आ रही है आपको, खांसी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप उसको मतलब इंजरी या मल्टीपल इंजरीज में भी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि ये डस्ट से तो आपको यही होगा ना, मतलब कि अगर कोई सीरियस इंजरी है, मसलन के कोई सांस रुकना शुरू हो गया है, या फेटल है, या मल्टीपल फेटालिटीज है, या ज्यादा लोगों को मतलब है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, तो आप मतलब इससे आप जजमेंट करते हैं, आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि हेल्थ डैमेज है, मॉडरेट के ऊपर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको ठीक है, आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, जो सोर्स ऑफ रिस्क है, उसके बाद उसकी लाइकलीहुड को जज किया ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन, उसके बाद सिविरिटी को डिटरमिन किया ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए मैं इसको कैलकुलेट को प्रेस करूंगा, अब ये देखिए ये टोटल जो है ना 10 पॉइंट्स थे इसके लाइकलीहुड के और सिविरिटी के, ठीक है ना। 10 की लाइकलीहुड के थे, 10 सिविरिटी के थे। अब 10 में से आपके रिस्क को कितने पॉइंट्स मिले हैं, 6.11, ठीक है ना। तो जो 6.11 का फिगर है इस कैलकुलेटर के मुताबिक वो वेरी हाई लेवल का रिस्क शो कर रही है, ठीक है ना। तो ये कि दिस हैजर्ड शुड बी कंट्रोल टू लोअर द रिस्क, यानी ये अनएक्सेप्टेबल लेवल है। अब अगर इस लेवल का रिस्क है तो इसका मतलब है कि उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करने की जरूरत है, आप फौरी तौर पे वो काम रोकें, ठीक है। अगर इस लेवल का डस्ट का रिस्क है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर आपको वहां पे काम रोक के उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए, उस डस्ट को कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल करने के मैकेनिज्म आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप वो मुख्तलिफ ऑप्शंस में से बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यूज करें और उसको कंट्रोल करें, ठीक है जी। तो ये आपका डस्ट का जो लेवल है वो डिटरमिन हो गया कि ये वेरी हाई है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अब आप कोई और हैजर्ड ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं वेल्डिंग, ठीक है जी, वेल्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब वेल्डिंग में उसके हजरियस इवेंट के होने की लाइकलीहुड क्या है, देखिए। अब वो डिटरमिन कैसे करेंगे लाइकलीहुड को, अगर तो वहाँ पे वेल्डिंग करने वाले लोग ट्रेंड है, अगर तो वेल्डिंग में जो वर्क परमिट है वो भी मौजूद है, अगर वेल्डिंग में कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स उधर मौजूद नहीं है, बैरिकेशन हुई हुई है, मतलब सारा परफेक्शन से हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर ये जो है ना मतलब है कि अनलाइकली है किसी के हादसे का होना, तो हम कहते हैं जी इसकी हादसे की जो लाइकलीहुड है वो अनलाइकली है। अब उसका हम सिविरिटी का जो है वो लेवल डिटरमिन करते हैं।
कि वेल्डिंग से आपको पता है जो इंजरीज हो सकती हैं वो किस लेवल की हो सकती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक तो वेल्डिंग से जो है वो इंजरी होती है, ठीक है ना। मतलब आपकी आई इंजरी हो सकती है, मतलब आपकी जो है वो आग लग सकती है, मल्टीपल इंजरीज भी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से वेल्डिंग के अंदर जो है इतनी पोटेंशियल मौजूद होती है कि वो मल्टीपल इंजरीज कॉज कर सके। अब मल्टीपल इंजरीज को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो लाइकलीहुड है अनलाइकली है, क्योंकि एक सेफ वर्क मेथड के तहत जो आपने असेस की है ना, वहाँ पे जो वेल्डिंग एक्टिविटी को आपने ऑब्जर्व की है, उससे आपने ये अंदाजा लगाया कि वहाँ पे लाइकलीहुड जो है वो अनलाइकली है। लेकिन ऑब्वियसली एक ऐसी एक्टिविटी है वेल्डिंग जिसमें अगर खुदा ना खास्ता वो हादसा हो जाए तो मल्टीपल इंजरीज उसमें हो सकती हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखें, आप देखें ये जो ओवरऑल लेवल है दैट इज मीडियम, ठीक है ना, क्योंकि लाइकलीहुड बहुत कम है इसकी। हालांकि इसकी सिविरिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी लाइकलीहुड कम है। इसलिए जो उसका ओवरऑल रिस्क का लेवल है वो 3 पे आया है। यानी 10 में से आउट ऑफ 10 इसको 3 पॉइंट्स जो है वो मिले हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसने जो इसको एवेलुएट किया है वो मीडियम लेवल का रिस्क कंसीडर किया है इसको, ठीक है ना। अब जब लेवल ऑफ रिस्क जो है वो मीडियम पे हो तो आप फिर उसके कंट्रोल मेजर्स भी उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे। मसलन उसमें ये होता है मीडियम लेवल के रिस्क में कि आप काम अपना चलाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और साथ साथ आप कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा रिस्क भी मैनेज हो गया। अब हम एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप बताएं कौन सा हैजर्ड लेते हैं, मतलब आपकी तरफ से आना चाहिए अभी। जी हैदर अली या अवैस, आप बताएं कौन कौन सा हैजर्ड लें हम यहाँ पे। केमिकल। हाँ जी, केमिकल। केमिकल हैजर्ड हम ले लेते हैं, स्पेसिफिक कोई उसमें करें ना। मसलन केमिकल्स में आप देख लें कि कोई फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, या कोई डस्ट है, या कोई मतलब है कि कोई एसिड्स हैं। किस किस्म के केमिकल हैजर्ड्स हैं वहाँ पे। केमिकल तो बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, उसके अंदर तो काफ़ी सारे हैजर्ड्स होते हैं। मतलब है कि केमिकल्स में मिसाल के तौर पर हम H2S ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। टू H2S, H2S हमने ले ली, ठीक है ना। ये एक हेजरियस सब्सटेंस है। अब ये वहाँ पे मतलब H2S के होने का इम्कान है, ये हैजर्ड मौजूद है हमारी वर्क साइट के ऊपर। मतलब कोई वो जो है वो जो आयरन गैस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वहाँ वो प्रोजेक्ट है, उसमें H2S का इम्कान मौजूद है। अब हम देखते हैं कि H2S की लाइकलीहुड क्या है कि वहाँ पे H2S अगर तो ड्रिलिंग इस तरह हो रही है कि मतलब अनसेफ तरीके से, ठीक है ना, कोई सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, तो उससे जो मतलब है ग्राउंड से वो ड्रिल करते हैं, और जब ड्रिल करते हैं उसको सेफली अगर ट्रांसपोर्ट नहीं करते अपने बाहर मतलब उनका जो है ना वो सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो H2S का हैजर्ड है वो नाउन है, मतलब ओकेजनल हो सकता है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे। और सिविरिटी इसकी क्या है, सिविरिटी इसकी मल्टीपल, इसकी फेटल है, ठीक है ना। मल्टीपल फेटेलिटीज भी हो सकती है, और फेटल मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि H2S बड़ी डेंजरस गैस ये, मतलब है कि कई लोग जो है ना डेथ का बायस बन सकती है। अब हमने लाइवलीहुड भी डिटरमिन कर ली, सिविरिटी। अब ये दोनों चीजें आप करेंगे कैसे, आप करेंगे ऑन ग्राउंड चेक करके, ठीक है ना। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं। अब ये देखिए ये वेरी हाई रिस्क है, 6.67 पॉइंट्स मिले हैं इसको 10 में से आउट ऑफ 10। तो ये जो वेरी हाई रिस्क है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आप फौरी तौर पे काम रोकें, और सबसे पहले उस अगर इस तरह की हेजरियस एक्टिविटी जो H2S से रिलेटेड है वहाँ पे अगर मतलब कोई चांसेस हैं वहाँ पे, तो उसको मिनिमाइज करें, कंट्रोल करें, एक्सेप्टेबल लेवल पे लाएं इसको, तब वहाँ पे आप काम शुरू करेंगे। और यही करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल होते हैं, काम रोक देते हैं अमूमन अपनी बेस्ड ऑन देयर रिस्क असेसमेंट। जी हैदर अली और अपना अवैस, आपको ये 3 प्रैक्टिसेस मैंने करवाई हैं, इसका आपको कोई फायदा नजर आया, कोई अंडरस्टैंडिंग बनी, कोई जी और। सामने ही दिख रहा है। और सर एक क्वेश्चन था इसमें हैजर्ड में हम बस जस्ट वही इनपुट द डेटा और ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये किस तरह का हैजर्ड है।
हाँ, नहीं वो मतलब है ये जब आप रिकग्नाइज कर लेते हैं, रिकग्नाइज तो आपने उन मेथड से करना ना जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब सर्वेलेंस से, मतलब सेफ्टी जी जी डेटा सर। शीट्स के, ठीक है ना। सर मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख लिया कि H2S, लेकिन हम्म। इसको तो ये तो नहीं पता ना कि दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल हैजर्ड। तो ये उस लेवल पर ही मतलब ये कंक्लूड करता है वैल्यू, या फिर जनरली है? नहीं नहीं नहीं, उसी लेवल पे करता है कि देखिए वो जो एग्जैक्टली। केमिकल ओके सर, केमिकल थैंक यू। केमिकल तो एक क्लासिफिकेशन है ना, एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है। अब केमिकल्स के अंदर बहुत सारे मतलब हैजरियस सब्सटेंसेस होते हैं ना। मसलन ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी केमिकल है। मसलन ये जो आप जो ये जेनिटोरियल जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं आपकी, जो वॉशरूम वगैरह के लिए, किचन वगैरह के लिए, सफाई के लिए आप जो लिक्विड यूज करते हैं, ये भी केमिकल्स हैं। मसलन आपके जो मतलब डस्ट जनरेट होती है, ये भी केमिकल्स होते हैं। जो एग्जॉस्ट एमिशंस होते हैं आपके, जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ये भी केमिकल्स हैं। तो मतलब केमिकल्स तो एक ब्रॉड टर्म है ना, उसके अंदर फिर हैजर्ड जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। मतलब जिनसे आप उस स्पेसिफिक, इसीलिए तो मैंने आपको बताया था ना कि इनको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। इसी तरह फिजिकल हैजर्ड एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फिजिकल हैजर्ड हो सकते हैं। मसलन आपकी टक्कर हो गई है कहीं पे, वो फिजिकल हैजर्ड है। आप गिर गए हैं, वो भी एक फिजिकल हैजर्ड है, ठीक है ना। आपके मतलब है कि वहां पे मतलब है कि वर्क एट हाइट से आप गिर गए हैं, वो भी फिजिकल हैजर्ड है। आपको कोई मतलब मशीन टकरा गई है, आपको जख्मी हो गया, इंजरी हो गई है, वो भी फिजिकल हैजर्ड है, ठीक है जी। तो इसी तरह फिजिकल हैजर्ड भी एक ब्रॉड ब्रॉड टर्म है, केमिकल हैजर्ड भी ब्रॉड टर्म है, अर्गोनॉमिक एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अर्गोनॉमिक हैजर्ड है। मसलन रेपिटेटिव मोशंस, मसलन आई स्ट्रेन, मसल स्ट्रेन, ठीक है ना, मैनुअल हैंडलिंग, ये इससे भी आपके मतलब अर्गोनॉमिक्स के अंदर ये भी रिस्क आता है। इसी तरह जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है ये ब्रॉड टर्म, अब उसके अंदर देखें ना मुख्तलिफ किस्म के रिस्क है। जैसे मसलन हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, और भी बहुत सारे वायरस इसमें शामिल हैं। हमने तो मोटी मोटी तीन कैटेगरीज जो हमारे स्टेटस से रिलेटेड है वो पढ़ी है ना। तो बायोलॉजिकल जो हैजर्ड्स होते हैं उनके अंदर भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि बिलियंस के तादाद से जो वायरसेस होते हैं, जो जो हमें पता ही नहीं होते। हमारा तो मेन काम ये होता है हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल के, कि अगर किसी किस्म की भी कोई वायरल एक्टिविटी वहाँ पे मौजूद है, तो एटलीस्ट हम वहाँ पे, अगर हमें खुद नहीं पता तो हम किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की वहाँ पे मदद दें और उसको डिटेक्ट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन, ठीक है जी। तो बेसिक टेक्निक आपको आनी चाहिए, बाकी नॉलेज तो देखिए समंदर है। आगे जितना आप गेन करते जाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे, उतना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे। लेकिन बेसिक लेवल की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, कम से कम। बाकी सारी जिंदगी इन्हीं के ऊपर फिर आपने काम करना है, मतलब कैलकुलेशंस करनी है, हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करनी है, उनकी कैटेगराइजेशन करनी है, उनकी इवेल्युएशन करनी है। तो वो तो फिर जितना नॉलेज आप अचीव करते जाएंगे, जितनी ज्यादा आप HOS की ट्रेनिंग लेते हैं, HOS से स्पेसिफिक रिलेटेड के जो रिस्क होते हैं उनको कंट्रोल मेजर्स कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल उसके अंदर मतलब है कि स्पेसिफिक वर्क एट हाइट की अलग से स्पेशल ट्रेनिंग होती है। इसी तरह फायर सेफ्टी की अलग से इंशाल्लाह हम फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग भी करेंगे, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी करेंगे हम अपनी। तो जेंटलमैन, इट इज अप फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप को काइंडली कोई किसी किस्म की जो है वो कोई कंफ्यूजन है या कोई एक्सप्लेनेशन मजीद चाहिए तो मैं आपको मजीद ब्रीफ कर देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें, अगर कोई आपने अपना पॉइंट ऐड करना है तो आप ऐड कर लें, इट्स योर टाइम। तो अगर नहीं है तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल हम फिर दोबारा मिलेंगे अपने इसी टाइम पे, और अपने फोर्थ सेशन को इंशाल्लाह हम कैरी ऑन करेंगे। जी अवैस जी, हैदर, एवरीथिंग इज फाइन। यस सर, क्लियर, ऑल क्लियर सर। दैट्स ग्रेट। जी 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 सर, कोई। चलिए, गुड, जबरदस्त। So gentlemen, thank you very much for your time, your patience, your participation, your dedication, your passion, ठीक है ना। यही टाइम है आपके सीखने का। आप वंस फॉर ऑल अगर ये चीजें बेसिक लेवल की आप परफेक्शन से सीख जाते हैं तो फिर जो आपका मतलब फ्यूचर है सिक्योर रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप इसके ऊपर आप जितना मर्जी आगे मसाला डालें अपनी मतलब इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जब आपकी बेस ठीक हो जाएगी तो फिर आप
जितना इसको बढ़ाते जाएंगे नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा और आपको चीजें खुद बहुत समझ आती जाएंगी, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच अगेन, शब खैर, गुड नाइट, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।